आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए एक अदद वो कवि। एक बार वो थक कर आया था, कई कार्यक्रम करके आया था। मैं घर पहुंच गया, बोले बेशरम जी बैठ जाइए, मैं बहुत थका मादा हूँ। हमने कहा मैं आपके पहले विशेषण से तो अपने को जोड़ सकता हूँ। आप थके तो हो सकते हो गुरु, लेकिन आप मादा नहीं हो सकते, क्योंकि कवि मंचों का वो नर जो कंकाल बनकर भी सारे दुनिया को संदेश देता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में पाया जाता है। और बंधु जी ने जितना परिचय उनके कहा वो परिचय बहुत कम है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि नर कंकाल अपने अनुभव को लेकर देश में एक ऐसे कवि हैं जो गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता सकते। जोरदार तालियां माइक पर नर कंकाल। श्री फाल्गुनी वीर बाबा के पावन चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पे हमारे दाहिनी ओर नगर पंचायत से जुड़ी हुई आदरणीय अध्यक्षा जी को प्रणाम करता हूँ, और जितने भी यहाँ पे संभ्रांत व्यक्ति हैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे भाई अशोक बेशरम जी। अब बेशरम इनको हम क्या कहें, जिनका बेस ही रम हो। अब हमारे विषय बता रहे हैं कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते। अच्छा हम तो गुरु सूंघ के बताते, तुम तो चक के बताते हो। एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए। क्या बात है, एक कवि को दूसरे कवि को पढ़वाने में बहुत लंबा लंबा फेंक रहे हो। इतना काहे, इतना बहुत विस्तार में जाने की जरूरत। जैसे एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे हिंद महासागर से निकलते। अशोक बेशरम ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे टोटी से निकलते। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हो जाए। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं गुरु। हाँ बहुत अच्छा, हर कवि को पढ़ा रहे हैं और खुद भी 4-6 पंक्तियां फेंक रहे हैं। और टारगेट हमारे दरोगा जी को कर रहे हैं बार बार। अच्छा जितनी पुलिस यहाँ बैठी तो हमारे तो हाथ पांव ऐसे फूल रहे कि इनके सामने हम क्या पढ़े, लेकिन बहुत अच्छा है। हमारे अभी बंधु जी, हाँ खींच लो गुरु। इतना तो यार महाभारत दुशासन भी नहीं खींचता था जितना तो खींच रहा। वैसे चाहे जितना खींचो निगेटिव आएगी। अच्छा बार बार बता रहे नर कंकाल नर कंकाल। गुरु अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो अभी कोर्ट मैरिज कर ले। हाँ तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा है। अब एक नहीं 20 बार हम किशनपुर के प्रमुख श्रोताओं को बता चुके हैं कि नर कंकाल का मतलब क्या होता है। इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। लग रहा है तो तालियां बजाओ, इसमें हंसने वाली क्या। और कंकाल माने होता हड्डियों का ढांचा। हम भी बहुत बड़े देशभक्त हैं। हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई, पहले कूटे गए तब भरी गई। भाई संतोष दीक्षित ने बहुत देशभक्ति की रचनाएं पढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल कविताएं लिखो तो देशभक्ति होती। हम अपनी हड्डियों को, जैसे दधीच ने अपनी हड्डियां दान की थी, हम अपनी हड्डियों को देश के नाम दे जाएंगे कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए। हाँ एक एक देश के दुश्मन को मारा जाए, ये हमारी अलग टाइप की देशभक्ति। बंधु जी बहुत अच्छे अच्छे गुरु शेर पढ़ रहे थे। इसी तरह भदोही मुशायरे में थे, एक शायर कह रहा था कि ये शेर सुनो, बहुत ये सुनिए हमारा बहुत उम्दा शेर, बहुत उम्दा शेर। हम कहा तुम्हारे शेर से अच्छे हमारे फतेहपुर रायबरेली के कुकुर। तालियां बजाओ। एक शेर मैं नहीं पढ़ता हूँ, शेर तो नहीं लेकिन लगड़बग्घे टाइप का शेर है। अब प्यार मोहब्बत के लिए बहुत शेर पढ़े जाते हैं। अच्छा हम प्यार मोहब्बत लिख नहीं पाते, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम लिखें कि महबूबा की बाहों में बहुत जोश आया और बीवी ने देख लिया अस्पताल में होश आया। तो क्या अब इससे ज्यादा हम क्या पढ़े। फिर एक बार और पढ़े। एक गुरु क्या बात,
अच्छा जो लोग खड़े अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो गुरु बैठ जाओ। कुछ लोग अगर खड़े हो जाते तो 10-20 हजार लिए बिना बैठते नहीं। बैठ जाओ गुरु। भगवान ने जब चलने के लिए पांव दिया तो बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया। उस अंग का उपयोग करो नहीं विलुप्त हो जाएगा। हमारी विज्ञान कहती है कि जिस अंग का उपयोग नहीं होता विलुप्त हो जाता। हाँ अच्छा तो है हम क्या करा। अच्छा प्रियंका शुक्ला के बगल में बैठे थे। भैया राजा भैया क्या अब आप राजा हो कुछ कह भी नहीं सकते। गुरु हमारी भी दुकान चल जाने। चलिए मैं भी शुरुआत करता हूँ। 2-4 छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा। अगर पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। जो कुछ करना है कर लीजिएगा। राजा भैया से निपट लीजिएगा। चलिए अभी माँ की वंदना हुई और मेरा भी मन है कि मैं भी माँ की वंदना हुई तो हम भी पिताजी की वंदना करते तो क्या बुरा। एक आदमी अभी हमको मिला यहाँ पे, उसने कहा गणेश जी हमारी जात के। तुमने कहा गणेश जी तुम्हारी जात के कैसे? उसने कहा जाता गणपति बप्पा मौर्य। गणेश जी मौर्य? तुम कहा गणेश जी मौर्य नहीं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मी। ताली बजाओ। हम भी बहुत बड़े टाइप के विद्वान हैं। तुम संस्कृत के श्लोक सुनाते हो, परलोक सुनाते हो। हाँ ऐसा नहीं कि संस्कृत हमको नहीं आती। तो मैं गणपति भगवान की वंदना करता हूँ। अब गणपति भगवान की वंदना में वो चीजें मांगता हूँ जो आज तक कोई नहीं मांग पाया। बंधु जी सुनिएगा, आप तो देश के बहुत बड़े शायर हैं कि यदि आप क्या है आप कम जानते हैं, मगर आप क्या है ये हम जानते हैं। पता नहीं गुरु राजा कोषाध्यक्ष क्या होता है, लिफाफा यही फंसा कि हे गणपति वर दो। गणेश भगवान से हमने मांगा। अच्छा गणेश भगवान से मांगने का कारण यह, अभी गणेश पूजा चलती है हमारे देश में। नवरात्रि के भी नवरात्रि पूजा चल रही थी। हम तो घर में नवरात्रि सब देखते हैं। मातृ शक्ति का मतलब ये होता है कि हम जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो माँ को प्रणाम करके चलते थे, कार्यक्रम सफल हो जाता था। अब आज हमारी माँ हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो परंपरा चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करके चलते थे, बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलते थे। हाँ ये बिल्कुल करना चाहिए। घर में माँ के 9 रूप देख लेते। अगर हमारी पत्नी भोजन परोसती तो अन्नपूर्णा हो जाती। वही पत्नी अगर बच्चों को शिक्षा प्रदान करती तो सरस्वती हो जाती। वही पत्नी अगर छोटी छोटी बचत करे तो लक्ष्मी माँ हो जाती। लेकिन अगर वही प्रेमिका के साथ देख ले तो रणचंडी भी हो जाती। हाँ तो कई रूप हैं। नारियों के लिए बहुत कुछ कहा गया। हमारी सरकारें भी नारियों के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रही, नारी सशक्तिकरण। तो मैं मानता हूँ कि हे गणपति वर दो, टाटा बिरला और अंबानी हमरे आगे मांगे पानी, और दुनिया भर की ब्लैक मनी सब मेरे नाम कर दो, हे गणपति वर। अब इससे ज्यादा धन क्या मांगा जाए। और सुंदरता, अब देखो प्रियंका शुक्ला के बगल बैठे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि जो है कश्मीर के बगल में काठमांडू बैठा। ब्यूटी पार्लर के बगल में जो है पोस्टमार्टम हाउस हो। यानी सीधे सीधे समझ लो सुंदर कांड के बगल में लंका कांड। तालियां बजाकर समझ में आ रहा। या समझ लो कि मारुति कार के बगल में ट्रैक्टर खड़ा हो। आप तो बहुत प्रमुख श्रोता। अद्भुत कॉम्बिनेशन है भाई, क्या बात है। जिंदाबाद। आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ जब हमारी शादी हो रही थी तो हमने आचार्य जी से कहा कि ये बताओ पत्नी दाएं बैठे कि बाएं। कहीं चाहे अभी दाएं बैठा हो चाहे बाएं, बाद में खोपड़ी पे बैठे। तो ऐसे आचार्य जी को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पता नहीं फतेहपुर में कहाँ बैठती है। बंधु जी तो बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे कि ये अकबर और हम लोग अनारकली की तरह खड़े। दूसरी सत्ता मांगता हूँ भाई संतोष दीक्षित जी। संतोष दीक्षित हमारा छोटा भाई है, वीर रस का बहुत अच्छा कवि है।
अब इनके परिचय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपने देख ही लिया इनका काय पाठ। और देश में दो ही दीक्षित हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, एक संतोष दीक्षित, दूसरी माधुरी दीक्षित। ताली बजाओ, हिली न करो। चाहे आलिया हो कटरीना, सुनिए प्रियंका, बी ब्यूटीफुल टाइप हैंडसम, कि चाहे आलिया हो कटरीना, हम पर रीझ है सभी हसीना, और रिद्धि सिद्धि के दाता हमको ब्यूटीफुल कर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो। आप दो पंक्तियां देश के नाम पढ़ता हूँ। आ जाने तो भैया रास्ता दे दो। थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, मैं आपसे चाहता हूँ आप तालियां बजा के थोड़ा सा ऐसा लगे हमारी विद्वता में भ्रम न रहे। हाँ बैठ जाओ, जब पुरुषों के बीच में बैठना तो क्या सोचना विचारना। देश के नाम पढ़ता हूँ, देश के नाम पढ़ता हूँ और गणेश जी से मांगता हूँ कि हे गणेश भगवान, जैसे आपकी नाक ऊंची और लंबी है वैसे हमारे भारतवर्ष की भी नाक ऊंची हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जग में ऊंची नाक हमारी, चीन पाक पर धाक हमारी, और पटक पटक कर इनको मारू, इतना पावर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर। चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग कहते हैं कोरोना चाइना से आया है, हम कहते हैं चाइना तुम्हारे पास है क्या? खाली एक चाइना वाल, जो पढ़े लिखे लोग वो जानते होंगे, चाइना के पास सिर्फ एक दीवार है जो बहुत लंबी। तो हमने चाइना से कहा कि तुम्हारे पास एक है चाइना वाल और हमारे पास अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। जहाँ जिस देश में इतने वाल हो तो इस देश की छुच्छी तक नहीं ढीली कर सकते हो। और चाइना के पास है क्या? चाइना, एक हमारा मित्र था वो चाइना चला गया, वही इंजीनियर हो गया, वही शादी कर ली। जब 5 साल बाद लौटा तो कहा भाभी जी कहाँ? तो उसने कहा चाइना का आइटम ज्यादा चलता कहाँ। तो चाइना के पास कुछ नहीं। चाइना वालों से हमने कहा तुम लोग कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन ये है क्या? और हमने कहा तुमने कोरोना भेजा, तुम कोरोना वोरोना भेज के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंतिम पंक्तियां मैं गणेश जी से मांगता हूँ, इस कोरोना जैसी महामारी से काफी दूर हो गया है, लेकिन फिर भी ये संकट दोबारा ना आए जो विश्व महामारी के रूप में। क्या सुनेगा कि कोरोना बहुते उत्पाती, बना हुआ प्राणों का घाती, और यही की गटई माँ है गणपति तुम टिहुना धर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति। ये गणेश भगवान सबने मांग लिया, अपने मतलब की बात से मांग लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है बड़ा स्वार्थी, वो देवी देवताओं से भी बड़ा कंफ्यूजन। एक आदमी ने कहा, भगवान के मंदिर गया, कहा प्रभु हमारी बहुत लंबी उम्र कर दो। तो भगवान ने कहा शादी कर लो। तो उसने कहा शादी करने से कैसे लंबी उम्र होगी? कहे तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ तो तालियां बजा दो, मैं 1-2 कविताएं और पढ़ता हूँ। अभी भाई हमारे संतोष दीक्षित जी ने बेटियों की बात की। अरे वो सुना देंगे, बंधु जी बार बार फरमाइश कर रहे हैं। बंधु जी देश के बहुत बड़े शायर हैं। हाँ, हालांकि शायर लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक शायर कह रहे थे कि ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा गजल पढ़ रहा हूँ, मदरसा चला रहा हूँ। ये दौलत भी ले लो, शोहरत ले लो। एक श्रोता हो गया, बोला इसकी औरत भी ले लो, सब कुछ दे ही रहा। तो शेर दादा देखो, शेर ऐसा नहीं, शेर में जीवन को पूरा समेटा जा सकता। एक शेर मैंने कहीं सुना था, सुनिएगा एक शेर, आदरणीय सुनिएगा। अच्छा, यहाँ फतेहपुर में चाहे पद पे कोई महिला हो तब भी चेयर महीने बोलेंगे, चेयर वोमेन नहीं बोलते कभी। हमारे रायबरेली में तो बोल देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, और यहाँ पे ज्यादातर हमारे सिंह बैठे हुए, आदरणीय राम गोपाल सिंह जी हैं और महेश गुरु जी हैं, उत्तम सिंह जी। क्या बात है, उत्तम सिंह जी हमको मिले। हम कहा गुरु सिंहों के बीच में जब हम आ जाते तो हम खुद नार सिंह हो जाते हैं। हमने कहा ये बताओ सिंह साहब, आप घर में भी सिंह हो बाहर भी हो?
कहीं हम दोनों जगह सिंह हैं। अंतर इतने कि कभी कोई घर में दुर्गा जी सवार हो जाती है। समझ लो बारीक पॉइंट है, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, जब समझ में आए तब तालियां बजाओ। तो मैं नारी सशक्तिकरण की बेटियों की बात की गई है, बेटियों के साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं एक इसमें संशोधन करना चाहता हूँ। बेटों को बचाओ, बेटों को कुसंगत से बचाओ, बेटों को नशे से बचाओ, बेटों को बुरी संगत से बचाओ। अगर बेटे बच जाएंगे तो बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे जो संस्कार है वो बेटों को भी उतना मिलना चाहिए। अच्छा बेटी बचाओ तो ठीक है, क्या बेटे कोई गंगा जी की बाढ़ में तो आए नहीं, वो भी तो हमारी संतानें हैं। तो बेटियों के लिए मैं एक कविता पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा बाद में, पहले आपके चेहरों पे हंसी आ जाए। हाँ गुरु, बोतल फेंक के मार दो, पानी देने का जो पितर पक्ष में खाली पन ही नहीं जाता, आप बेकार दे रहे हो। तालियां हो जाए तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए कविता तो बहुत आप सुनते रहते प्रतिवर्ष, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता हास्य कवि होने के नाते कि आपके चेहरों पे मुस्कान बिखर जाए। आज के टेंशन भरे युग में अगर किसी को हंसा दिया जाए तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पूजा ये, सबसे बड़ी उपासना यही। हाँ, जब कोई व्यक्ति हंसता है तो भगवान प्रसन्न होता है, लेकिन जब कोई दूसरे को हंसाता तो भगवान उसे वरदान देते हैं। आज के टेंशन भरे दो कौड़ी की बातों पे लोग टेंशन लिए घूम रहे हैं। एक आदमी गंगा जी के किनारे घाट पे बैठा था, बहुत टेंशन में। हमने कहा क्यों टेंशन में? पत्नी से झगड़ा हुआ? कहा नहीं। हमने कहा पड़ोसी से कोई विवाद हुआ? कहा नहीं। तो हम कहा तुमको काहे टेंशन? उसने कहा हमारे धर्म में क्या, जब कोई आदमी मरता तो 4 लोग घाट पे ले जाते हैं। हम सोच रहे हैं जब आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा? उनको वही टेंशन खाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों में टेंशन। आज जा रहा हो, किसी ने आपसे कहा भाई साहब नमस्कार, टेंशन शुरू। कौन है, कैसे जानता है? अगर उसने कह दिया भाभी जी के क्या हाल है तो कोमा में चले जाओगे। तो थोड़ा आपके चेहरों पे हंसी आ जाए। तो मैं नारी सशक्तिकरण तो ऐसे बढ़ गया, कुछ किया जाए चाहे ना किया जाए। अभी त्योहार, 2 त्योहार हो गए हम लोगों के बीच में। एक दिन हमारी पत्नी जो है हमको एक गिलास में गरम गरम दूध लेके आई थी। पत्नी दूध लेके आई तो हमने कहा ये बताओ 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, आज दूध क्यों लाई हो? बोली पी लो आज नाग पंचमी। तब हमारी समझ में आया कि नारी सशक्तिकरण कितना। क्या बात, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब रक्षाबंधन आ गया है, मायके हमको ले चलो। और वहाँ एक घटना घटी, हमारी कविता बन गई। हमारे साथ जो भी घटता है वो हम हास्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। हम तो ऐसे हास्य के भी कहो मरघट से हास्य निकाल दें। हमारे यहाँ एक आदमी मरा, सब लोग बारात में गए, 90 साल के बुढ़ऊ गए थे। हमने कहा दादा ना इच्छा हो तो न लौटो। ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा है। एक दिन सपत्नी बाइक से जा रहा था, सुनिएगा, एक दिन सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से ही टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैंने कहा मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी भी मदद करो, चिल्ला रहा था। मैंने कहा अरे नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे? क्या? अरे भाई दोनों लोगों को उठाना चाहिए। जब दोनों लोग चोट खा गए, लेकिन ये मानसिकता हो गई कि अगर दो लोग पत्नी गिर जाए तो लोग पहले पत्नी को उठाएंगे, पति को बाद में उठाएंगे। ये सब हो जाता। हमको तो ऐसे भी जो नारी शक्तियां हमको ऐसे नहीं डरती। एक बार मेरा पड़ोसन से हो गया झगड़ा, उसने दे डाला अल्टीमेटम तगड़ा, मेरी खोपड़ी गई हिल। जब उसने कहा हिम्मत है तो अकेले में मिल। तब से मुझे आ रहे चक्कर पे चक्कर, ये धमकी है कि धमकी भरा आफत। तब हम समझ ही नहीं पाते, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो, लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं, लिखो 2000 रुपये पित्र, नहीं तुम्हारा विड्रॉल नहीं पास होगा।
अच्छा हमारा मन है कि थोड़ा वीर समझी दिखा दे। भाई संतोष जी ने वास्तव में कैप्टन मनोज पांडे पे जो कविता लिखी, अच्छा हम तो भाई इस तरह की कविताएं लिख नहीं पाते, हम कविताएं लिखे क्या, इनको सुन सुन के ही राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर आ गई। संतोष दीक्षित की राष्ट्रभक्ति की रचनाएं सुन सुन के राष्ट्रभक्ति हमारी रक्तवाहिनियों में प्रवाहित हो रही, रक्तवाहिनियों छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई। हम तो भगवान से यही मनाते कि हमारा अगला जन्म हो तो इन्हीं की कोख से पैदा हो। हाँ तालियां बजाओ। हमारे देश की गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही है, चाहे हमारे देश की पुलिस हो, सेना के जवान हो। अब आप लोग पुलिस को कुछ भी कहते हो, हम कभी बुरा नहीं कहते। हमारे देश की वर्दी है, देश की आन है, बान है, शान है। जब अपनी आन पे आती है तो बड़ों बड़ों को भी हथकड़ियां पड़ जाती है। क्यों भाई? हमने क्लास में एक दिन लड़के से पूछा कि बताओ महाभारत क्यों हुआ था, तो उसने कहा गुरुजी महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते हैं। दूसरे लड़के ने कहा नहीं गुरुजी महाभारत तो दुर्योधन के कारण हुआ। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने कहा न सूच्याग्रे ददान केशव, मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, इसलिए जो महाभारत हुआ। हमने कहा दोनों उत्तर गलत, महाभारत होता है अगर उस समय पुलिस होती। तालियां बजाओ। कौरव पांडव को थाने में बुला के ले दे के मामला निपट जाता वही, और हस्तिनापुर जो है वो सरकारी संपत्ति घोषित हो जाता। ये सारी चीजें नहीं मजाक नहीं कर, ये जगह हमारे मुंह से निकल। देखो अभी कुछ लोग कहते हैं, अब देखो ज्यादा राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करना चाहते, राजनीति का विषय छूना नहीं चाहते, और देश की भी टेंशन न लेने की कोई जरूरत है। देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, हम खुद जिंदा। 2-4 लोग अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो तालियां बजा सकते हो। ऐसा थोड़े कविताएं भी जो है राष्ट्र हित में होती है, और हमारा देश तो इतना महान देश है कि अपने देश की हम गौरवशाली परंपरा कहाँ तक बताएं। एक बार दुबई में 3 देशों के लोग फंस गए, वहां तस्करी में फंस गए, तीनों को सजाए मौत का हुक्म हुआ। तो पहला लाया गया तो जज ने कहा कि जो अंतिम इच्छा हो बताओ, तो पहला हिंदू था, तो उसने कहा हम राम को याद करेंगे। राम को याद किया, बटन दबाया गया, फांसी का फंदा नीचे नहीं आया, बच गया। दूसरा मुस्लिम था, जज ने कहा तुम भी अंतिम ख्वाहिश बताओ, तो कहे खुदा को याद करेंगे, बटन दबाया गया, फांसी का फंदा नीचे नहीं आया, वो भी बच गए। अंत में सरदार जी फंस गए। तो जज ने कहा सरदार जी अपनी अंतिम इच्छा बताओ, तो सरदार जी ने कहा अंतिम इच्छा गई भाड़ो, पहले बटन ठीक करो। ताली बजाओ। ये वो देश है, हम देश का कहाँ तक गौरवगान करें। अभी एक आदमी भीख मांग रहा था हट्टा कट्टा, हमने कहा भीख क्यों मांगते हो, कैसे भारतीय हो जो भीख मांग रहे हो। उसने कहा हम भारतीय है ही नहीं, हम पाकिस्तानी। तो हम कहा यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो, तो बोला कहाँ मांगे। हम कहा अपने देश में मांगो, कहीं वहां सभी मांग रहे हैं। तो हमने कहा इमरान खान से मांगो, तो कहीं गौर से देखो हम वही हैं। तो दूसरे कविता लिखने की क्या बात। हाँ, अभी कविता उविता पढ़ने की जरूरत नहीं। जो काम अच्छे हो रहे हैं उनकी बड़ाई करो, जो अच्छे काम नहीं हो रहे उनकी बुराई करो। यहाँ हम आए तो एक आदमी लोटा लेके शौच जा रहा था, हमने डांटा। हम कहा प्रधान जी तुझे शौचालय बनवाए, मोदी जी तुझे शौचालय बनवा रहे हैं, तुम ससुरदाल लोटा लेके बाहर जा रहे हो। कहे तुम अपना काम करो, विपक्ष में। तो हम कहा ससुरदाल ऐसा विपक्ष को जो काम। एक ने कहा अच्छे दिन नहीं आए। हम कहा क्यों नहीं अच्छे दिन आए। कहीं चोरी हो रही, डकैती हो रही, कहाँ अच्छे दिन आए। हम कहा तुम्हारे अच्छे दिन नहीं है, चुहारन के नहीं है। कहा और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या लोगे। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ गई, 100 रुपये पकड़ा दो गई। तालियां बजाओ। चलिए मैं पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। कविताएं तो बहुत है, लेकिन मैं देखिए कवि जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, कवि निष्पक्ष होता है। कवि जो देखता वो कहता है। मैं किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न बीजेपी को, और न सपा का हूँ, न बसपा का हूँ, खाली अपनी बीवी का आदमी हूँ। और आप लोग भी अपने बीवी के आदमी
मैं फिर आप कविता पढ़ाएंगे। हम सबके बीच में कहीं रामलीला के राम सेवक जी हैं। हाँ, तो अग्रवाल साहब उनको बुला रहे हैं किसी विशेष व्यवस्था के लिए, कहीं अगर हो तो मंच के पास आ जाओ भैया, कमर्शियल ब्रेक लेते राम हैं। सेवक जी जहाँ कहीं हो वो मंच के पास। राम सेवक जी जहाँ भी हो आ जाए। इसी तरह एक सूचना निकली कि राम भरोसे जहाँ हो खड़े हो जाए। एक आदमी जूता लाठी अंगूठा लेके खड़े हुआ तो पत्नी ने कहा बैठ जा बैठ जा। हम खाली ये देखने के लिए सूचना भेजे तो यही हो कि कहीं खसक लीजिए। ऐसा नहीं होता, भीड़ में लोग दबे पड़े रहते, लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ हमने किशनपुर में और देखा कि पुलिस के इतने बुरे दिन आ गए जो किसी की नहीं सुनती। आज कल सम्मेलन सुन रहे, एक बार पुलिस के लिए तालियां। जब मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ आप लोग मस्ते में, हमारा उद्देश्य स्वागत वो सब नहीं कहेंगे, वो सब कहने की जरूरत है ही नहीं सब। हाँ, बहुत देखिए गर्मी बहुत लग रही। रंजना कह रही गर्मी बहुत लग रही, तो उनका योगी बाबा सबकी गर्मी ठंडी कर दे। बुलडोजर बाबा की तो हर जगह पे शान है। चलिए मैं पढ़ता हूँ, एक कविता पढ़ता हूँ। और क्योंकि अगर मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि सेकंड राउंड भी चलेगा, अगर किशनपुर वाले चाहेंगे तो 6 राउंड तक चलेगा, मतलब कल सम्मेलन। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ, बेटियों के लिए कहा गया, लेकिन मेरा मन है उसके पहले एक अवधि की कविता। बिल्कुल। देखिए पुरानी कविताओं में भी अब कोई ये नहीं कहता पुरानी कविता क्यों सुना रहे हो। आज तक किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा पुराना हो गया, नया लाओ, ओल्ड इज गोल्ड। तो मैं एक कविता पुरानी पढ़ता हूँ, एक कविता नहीं पढ़ के भी अपना बता देता हूँ। ज्यादा टाइम तो ले रहा हूँ नहीं, बहुत समय, बहुत कभी आते बहुत लंबी लंबी कविताएं पढ़ जाते हैं। एक कभी इतनी लंबी कविता पढ़ गया कि श्रोता मर गया, तो उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा तुम्हारी लंबी कविता सुन के श्रोता मर गया, तुमको फांसी देंगे, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कवि ने कहा हुजूर वही कविता आपको सुनिए। यहाँ ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो सब मस्ती के साथ बैठे हुए। क्यों? बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे, बहुत ज्यादा खोपड़ी नहीं खाएंगे, बस 2 बूंद जिंदगी के। जो काम 60 में निपट जाए, बहुत लंबा लंबा खींचने का जरूरत। हमारे यहाँ तो 60 चलता है। बोलते रहे, आपको आनंद आ रहा है? आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, मूंछों को विशेष प्रणाम। तो चलिए मैं कविता पढ़ता हूँ, एक पुरानी कविता पढ़ता हूँ, एक नहीं। जब दुनिया कमाए पैसा कहना है, कभी एक ऐसे दुर्लभ प्रजाति का जन जो पैसा कहाँ कमाता है, केवल शोहरत कमाता है। चलिए वो कविता में 2-4 बंद पढ़े देता हूँ। हमारे बीच में भाई सौरसो त्रिपाठी बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा ये इस समय विषम परिस्थितियों में है, काय पाठ आपका भी होगा गुरु। आप आंगन की तुलसी है यहाँ की, तो आप आंगन की तुलसी तो हम क्या कोई छाती पीपल, हम भी तो यही के हैं, आपके घर के हैं। कि दुनिया कमाए पैसा, हम कमाए का पैसा, कहीं दूसरा खड़े हो जाए का, और काल तलक जी झकत रहे पावे का 2 रोटी। आज काल तलक जी झकत रहे पावे का 2 रोटी, आज चढ़े गाड़ी में घूमे खड़ी है पक्की कोठी। सोच रहे 10% में मुंह उठाई का, दुनिया कमाए पैसा मुंह कमाई का। ये जो लोग ब्याज लेते हैं। एक क्लास में हमने एक लड़के से पूछ लिया गणित का सवाल आदरणीय कि तुम्हारे पिताजी ने 5000 रुपया 3% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, तो 2 साल बाद कितना देंगे? तो उसने कहा ये को पैसा नहीं देंगे। तो हमने कहा क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? कहीं मेरे पिताजी गणित जानते मगर आप हमारे पिताजी को नहीं जानते, जिसका ले लेते वो पसंद नहीं करते। और दूसरी पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सोच रहे आपकी प्रधानी जोर लगाई का। अच्छा, सोच रहे आपकी प्रधानी जोर लगाई का, MP MLA के चुनाव में टिकट कटाई का, ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार बेच खाई का, दुनिया कमाए पैसा मुंह कमाई का। बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ प्रधान को तो बुरा नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ था तो ईंटा निकल आया, घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी लाया, इसलिए ईंटा निकला, देर करते तो खरिंजा निकलता, और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता।
हाँ तो तालियां बजाओ, ये सब है। देखो अब लोग कहते हैं ये वो खा गए वो खा गए, अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? अब हम नहीं खाते, हम कंकाल हो गए। अगर हम खाते होते तो हम भी मोटे ताजे हो जाते। क्यों भाई? अब हमको देखो तो लगेगा भारत में भुखमरी है, और कई लोगों को तो देखो लगेगा कि बिल्कुल भारत में भुखमरी क्यों है। हाँ, बसपा चुनाव चिन्ह है। तो मैं पढ़ता हूँ अगली पंक्तियां कि सोच रहे प्रधानी जोर लगाई का, एमपी एमएलए के चुनाव में टिकट कटाई का, ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार बेच खाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। और सास बेचारी पाछ रही है भा भिनसारे कंडा, सास बेचारी पाछ रही है भा भिनसारे कंडा, बीच चौराहे बैठ बहुरिया बेच रही अंडा। सोच रहे ना मुंह बगल में ठेलिया लगाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। सास बहू का मामला ऐसे चलता रहता है। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। सास और बहू में ये आदिकाल से झगड़ा। एक परिवार में एक जो है बहू बहुत डबल ए में आ गई, और बहू कोई काम नहीं करती थी। बहू ऊपर कमरे में सोती थी 10 बजे तक। सास परेशान, उसका पति परेशान। तो दोनों ने एक योजना बनाई कि बहू काम कैसे करे। तो सास गई बहू के कमरे के सामने झाड़ू लगाने लगी। तो थोड़ी देर उसका पति गया, उसने कहा माता जी आप झाड़ू काहे लगा रहे हो, मैं लगाऊंगा। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, झाड़ू तो महिलाओं को लगानी चाहिए, मैं लगाऊंगी। लड़का बोला मैं लगाऊंगा। तब तक बहू की नींद टूट गई। बहू आई, बहू ने कहा क्यों झगड़ रहे हो? तो सास ने कहा मैं कहती हूँ झाड़ू मैं लगाऊं, और तुम्हारे पति कहते झाड़ू मैं लगाऊं। तो बहू ने कहा इसमें लड़ने वाली क्या बात, सुबह तुम लगाओ शाम को ये लगाओ। इसमें झगड़े की कोई बात है? सास बेचारी पाछ रही भा भिनसारे कंडा, बीच चौराहे बैठ बहुरिया बेच रही अंडा। सोच रहे न मुंह बगल में ठेलिया लगाई का, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। सोच रहे अब हमहू अपनी कपड़ा रंगवाई का, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी जटा रखाई का, पैसा ते चेला चेली की पीछे सोराई का। कहा तो मुँह बाबू आसाराम बन जाएगा, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाई का। यही सोचकर एक दिन किया लेखनी बंद, यही बात बस राम को आई नहीं पसंद। बोले कविता मेरा चरित्र। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, राष्ट्र का मैथिली। अब मैं मैसेज देना चाहता हूँ। साकेत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो मैंने कहा कि राम ने कहा कि कविता मेरा चरित्र है, कविता मेरा कर्म, कविता मेरा धर्म है, कविता मेरा मर्म। कविता लिख वरना बाण उठाएगा, दुनिया कमाए पैसा हमहू कमाएगा, दुनिया कमाए पैसा। धन्यवाद, जय हिंद।